हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो आज जो है हम करेंगे पॉलिटिकल पॉलिसीज़ क्या थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में आने के बाद, कि वो किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाते थे, क्या पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी, कि किस तरीके से इंडिया में उनको एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, रिवेन्यू सोर्स हो या कोई भी चीज़ हो। इंडिया में आने के बाद इन्होंने अपने आप को कैसे सेटअप किया, किस तरीके से इन्होंने अपनी जो है आगे की जर्नी बढ़ाई, तो किस तरीके से कौन कौन से एक्ट इन्होंने पास किए अपने नीड्स के हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट वगैरह चीज़ें बनी थी इस टाइम पे, तो वो सब हम देखेंगे। तो हमारे लिए भी मेन इंपॉर्टेंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके हमें देखना है 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था वहाँ तक का। इसके बाद हमारा 1857 में आ जाता है रिवोल्ट। इसके बाद जो चीज़ें स्टार्ट होती है उसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जानते हैं, और कई बार हम उसको रेगुलेटिंग एक्ट भी बोलते हैं, लेकिन वो जो है हमें पॉलिटी में डीपली पढ़ना होता है। लेकिन हिस्ट्री के पर्पज़ से 1853 तक का ही काफ़ी है। और जो बाकी आगे जो आएंगे जैसे 1909 का है वो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, 1999 का इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन बीच बीच में अभी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो मेन इन्होंने 1857 की क्रांति से पहले बनाई थी उसका ध्यान रखना है। अब रेगुलेटिंग एक्ट आता है सबसे पहले 1773 में। हमने इसकी पहले की स्टोरी पढ़ रखी है तो ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब इसका अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू स्टैब्लिश अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी लेकर आए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, ये इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने और स्टैब्लिश किया था अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि पूरी इंडिया में अब एक रूल इन्होंने बना दिया, एक एक्ट बना दिया जो पूरी इंडिया जो है उसके हिसाब से चलाई जाएगी। वो ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया में थे। तो एक सेंट्रल लॉ बोल सकते हो, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बनाया कि अब सबको इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। द एक्ट वॉज ब्रॉड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये एक्ट क्या लेकर आया था, रेगुलेट करने के लिए एक्टिविटीज़ को, जो एक्टिविटीज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या क्या एक्टिविटी करने वाली थी उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके लिए पॉलिसी बनाई थी इन्होंने कि किस तरीके से इनको इंडिया में अपनी आगे की जर्नी जो है बढ़ानी है। इट वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये जो इनिशिएटिव था एक्ट बनाने का, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, इंग्लैंड का। टू ब्रिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ये इंडिया में लाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ये लेकर आए थे। फैक्ट्स की अगर हम बात करें, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो एक्ट है ये परमिट करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को रिटेन करने के लिए इट्स टेरिटोरियल पोजेशन इन इंडिया, कि जो इंडिया में इनका टेरिटोरियल एरिया है उसमें ये अपना जो वर्चस्व है ये बना सकते हैं। इट चेंज द पोस्ट ऑफ, अब ये ध्यान रखना है आपको कि किस एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया था। तो ये चीज़ मैंने पहले भी करवाई है कि 1773 के एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये भी इसी एक्ट के अंदर हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश कैबिनेट ने क्या किया था, कुछ राइट दिए थे एक्सरसाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ओवर इंडियन अफेयर्स पे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है इसमें हमें ये देखना है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट के, क्या है वो, तो मैं बता रही हूँ, सुनते रहना। टू कंट्रोल और रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कंट्रोल करना और रेगुलेट करना ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, कि उसको किस तरीके से चलाना है। और इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, टू रिमूव करना पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी। जो ट्रेडिंग करने के लिए जो कंपनी इंडिया में आया करती थी उनकी पॉलिटिकल पावर को रिमूव करना, कि वो सिर्फ ट्रेड के लिए ही रहे, उनका जो पॉलिटिकल पावर है वो उसका मिस यूज़ ना करे, तो उसको रिमूव करने के लिए आया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। रिकॉग्नाइज करते थे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ कंपनी को। टू प्रोवाइड करने के लिए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म विच वर टू प्रोवाइड अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये कहीं ना कहीं आए थे नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाने के लिए, उसमें कुछ रिफॉर्म किया था इन्होंने जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। पूरे सेंटर में यानी कि पूरे इंडिया में जहाँ तक इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन्होंने किया था उस एरिया में अपना कंट्रोल करने के लिए। टू इम्प्रूव द डेस्पोटिक स्टेट ऑफ अफेयर सिचुएशन ऑफ द कंपनी। तो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन इंडिया में और सही करना चाह रहे थे ये। टू सॉर्ट आउट द चाउस क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट। तो क्या कहा इन्होंने कि सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे, जो चाउस था यानी कि क्रिएट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द, देखिए यहाँ पर ड्यूल सिस्टम का यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन भी हुआ था, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखनी है। टू ब्रिंग एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस
तो एंटी करप्शन प्रैक्टिस यानी कि जो करप्शन हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस लेकर आए थे विया द मीडियम ऑफ द एक्ट बाय प्रोहिबिटिंग करके क्या रोका इन्होंने, द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी और फ्रॉम एनी प्राइवेट ट्रेड। तो यानी कंपनी का जो सर्वेंट होगा यानी कि जो एम्प्लॉय होगा वो किसी प्राइवेट ट्रेड से जाके नहीं जुड़ेगा। इससे क्या होगा, इनका जो करप्शन है ये ख़त्म हो जाएगा और जो एंटी करप्शन की जो पॉलिसी ये लेकर आए थे ये सक्सेसफुल रहेगी। की प्रोविजंस क्या थे इस एक्ट के, अगर हम मेजर फीचर्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन हुआ था टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मैंने बताया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ऑफिस दिया गया। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रीडेजिग्नेटेड, इसको रीडेजिग्नेट किया एज द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी बताया है कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना लिखा आया तो गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम भी लिखा आएगा, ऑल्सो नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर हो गया। तो लॉर्ड वारन हास्टिंग हैं, ये जो थे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये डेजिग्नेशन होल्ड किया था। किसकी बात हो रही है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्रिएशन हुआ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है, देखिए हमारा एक इम्प्लीमेंट करने की एक काउंसिल होती है जो एग्जीक्यूट यानी कि ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करती है। कोई पॉलिसी बनती है तो उसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल पे यानी कि लोगों के बीच में उस पॉलिसी को लेकर आते हैं। कोई भी पॉलिसी सरकार ने बनाई हो तो वो हम उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। अब एक इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जो असिस्ट करेगी, यानी कि जो किसके अंडर रहेगी, गवर्नर जनरल के अंडर रह के काम करेगी, इनको असिस्ट करेगी। जैसे आज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं जो पीएम को असिस्ट करते हैं, तो इस तरीके से उस टाइम पे भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ये 4 मेंबर्स की थी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वॉज क्रिएटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल के अंडर, यानी कि उनको सर्व करने के लिए बनाई गई थी कि उनकी हेल्प करेंगे काम में। ठीक है, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज ये सबॉर्डिनेट थे, यानी कि अधीन थे। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अधीन होना इनके साथ। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स थे ये सबॉर्डिनेट थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि हाईएस्ट पोस्ट पे तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इनके अंडर यानी कि इनके अधीन थे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर हम देखेंगे द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर मेड सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये हमने देख लिया। देयर बाय मेकिंग द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे इनके पास काफ़ी अथॉरिटी थी, पावर्स थी इनके पास। स्टैब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कहाँ पर हुआ, एट जुडिकेचर ऑफ फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ कब, 1774 में। देखिए ये एक्ट जो है ये 1773 का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट के तहत 1774 में बनाया गया था। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ फोर्ट विलियम वॉज स्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता। तो कहाँ बना था, कलकत्ता में। विद 1 चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस थे, ये ध्यान रखना चाहिए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर थे और जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तो उसमें एक चीफ जस्टिस था एंड अदर 3 जजेस। तो 3 और जजेस थे, यानी कि टोटल 4 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस और बाकी के 3 अदर जजेस। अब ये जो जुरिडिक्शन था ऑफ दिस कोर्ट का, ये एक्सटेंड हुआ टू ऑल एरियाज लाइंग अंडर द बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो जितना भी इनके अंडर जो एरिया आता था उन सब पे ये जुरिडिक्शन लगाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो इन एरियाज के अंतर्गत ही होगी। रिफॉर्म आया था टू कर्ब करने के लिए करप्शन। अब कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए थे करप्शन को खत्म करने के लिए, एंटी करप्शन रिफॉर्म्स कह सकते हो आप उसको। तो ये एक्ट लाया गया प्रोहिबिशन यानी कि रोक लगाने के लिए ऑन द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड्स। अब ये क्या लेकर आए, एक रिफॉर्म लेकर आए जिसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि करप्शन नहीं होना चाहिए। जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे, उनको रोकने के लिए कि वो किसी प्राइवेट ट्रेड से ना जुड़े और करप्शन का काम ना करे और एक्सेप्ट करे ब्राइब्स यानी कि रिश्वत और गिफ्ट फ्रॉम एनी लोकल पीपल। ठीक है, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वर टू बी इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इलेक्टेड होते थे कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ करते थे। एंड 1/4 ऑफ देम यूज्ड टू रिटायर एवरी ईयर। देखिए आज राज्यसभा में भी यही होता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट होती है लेकिन कहीं ना कहीं 2/3 जो है रिटायर होते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इस उस टाइम पे भी ऐसे ही होता था कि इलेक्टेड पर्सन जो थे ये 5 साल में इनका टाइम पीरियड हुआ करता था और 1/4 जो है वो हर साल रिटायर हुआ करते थे।
देयर वॉज नो प्रोसीजर फॉर री इलेक्शन अवेलेबल। जैसे राज्यसभा में एक बार आप रिटायर हो जाते हो, आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलती, आप दोबारा उसमें अपॉइंट नहीं हो सकते हो, ये कंडीशंस होती हैं। तो इस तरीके से ही जो है इस टाइम पे भी था कि, एक सेकेंड, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर अब हम देखेंगे देयर वॉज नो प्रोसीजर ऑफ री इलेक्शन, का कोई प्रोसेस नहीं था यहाँ पे, ये चीज़ आप देख लेना। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्ट, अब इस एक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, तो चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के स्ट्रक्चर में चेंज आया। हमने देखा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया और उसके अंडर इन्होंने दो मद्रास और बॉम्बे वाले रखे, बंगाल जो था ये सुपीरियर था, इस तरीके से ध्यान रखना है। सीओडी रैंक बनाई गई, जो मैंने पहले भी पढ़ाया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी वर रिकॉग्नाइज्ड। तो अब इस बार ऐसा पहली बार हुआ था कि पॉलिटिकल भी और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी कंपनी को देखा जाने लगा। उसके बारे में सोचा गया कि अब आगे कैसे इस चीज़ को चलाना है। दिस एक्ट ऑल्सो लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो इस एक्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था इसकी भी स्थापना कर दी। दिस एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट at Calcutta, thereby making a proper judicial system and judiciary got regulated to an extent। तो ये बोल रहा है कि ये जो एक्ट है ये पहली बार जो है क्रिएट किया गया था द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता में, दे बाई एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम बनाया एंड जुडिशरी ने इसको रेगुलेट किया एक अपने एक्सटेंट तक। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लर्न जजेस फ्रॉम इंग्लैंड, यानी कि पहली बार पढ़े लिखे जजेस जो हुआ करते थे इंग्लैंड से, वर मेड पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो जब इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तो वहाँ से इन्होंने जजेस बुलाए इंग्लैंड से, ताकि वो यहाँ के लोगों को सिखा सकें और यहाँ पर फेयर डिसीजंस ले सके, हालांकि कुछ फेयर होता नहीं था। डिफेक्ट्स इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अब इसमें खामियां क्या थी वो देखना है। द एक्ट रेंडर्ड द गवर्नर जनरल विदाउट एनी वीटो पावर, तो इस एक्ट ने जो है गवर्नर जनरल के पास कोई ऐसी स्पेशल पावर नहीं छोड़ी कि वो ओवर रूल कर सके। तो होता क्या था, जो काउंसिल थी इसकी वो हमेशा इसको ओवर रूल कर दिया करती थी। आज प्रेसिडेंट के पास काफ़ी वीटो पावर्स है, उस टाइम पे 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं होती थी कि अगर उसे कुछ सही लग रहा है तो वो उस चीज़ पे अड़े रहे और अपने हिसाब से काम करवा सके, नहीं। ही वॉज ओवर रूल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम बाय द मेजोरिटी डिसीजन। तो जो काउंसिल थी इनके पास एग्जीक्यूटिव में, जिसमें 4 लोग थे, तो उन सबकी मेजोरिटी अगर अलग है तो ये अपनी नहीं चला पाते थे, उस वक्त में ऐसी हालत थी। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज एक्ट टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते थे अपने सारे एक्ट के लिए, कहाँ पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, और आंसरेबल थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन को लेके जो कि वो इंडिया के लिए लिया करते थे। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे डीलिमिटेशन की, यानी कि वीकनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। अब एडमिनिस्ट्रेशन में वीक चीज़ें क्या थी, जो कमियां थी वो क्या थी। द गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी ये सबॉर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट थे किस पे, बंगाल पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनको इतनी फ्रीडम नहीं थी। एंड अल्टीमेट पावर वर लेड इन द गवर्नर्स हैंड, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे सारी पावर जो है उनके हाथ में थी। बॉम्बे और मद्रास के पास जो है अपनी खुद की इंडिपेंडेंसी नहीं थी। इट लेड टू डिलिमिटेशन, यानी कि वीकनेस लेकर आया ये एडमिनिस्ट्रेशन में, इसकी वजह से एट सबॉर्डिनेट लेवल एंड परसिस्टेंस ऑफ करप्शन, तो कहीं ना कहीं करप्शन भी बढ़ने लग गया। अब लैक ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, अब पावर का डिवीजन जो होना चाहिए प्रॉपरली वो नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं कमी रह गई। हम लैक को बोलते हैं कमी रहना, तो उसकी कमी थी पावर के डिवीजन को लेकर। एंड द प्रोविजंस रिगार्डिंग द पावर एंड जुरिडिक्शनल इश्यूज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम वर वेज एंड डिफेक्टिव। तो ये बोल रहा है कि कुछ प्रोविजंस जो आए थे उस टाइम पे पावर को लेकर और जुरिडिक्शनल इश्यूज जो हुए थे सुप्रीम कोर्ट के फोर्ट विलियम पे, वो डिफेक्टिव थे, इफेक्टिव नहीं थे, यानी कि असरदार नहीं थे। इट डिडेंट स्पेसिफाई, इसने स्पेसिफाई नहीं किया डिवीजन ऑफ पावर को, ठीक है, ऑफ द गवर्नर जनरल की क्या पावर होगी एंड द सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर होगी, इसको इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत क्लैशेस हुए और दोनों एक दूसरे को ओवर रूल्ड करने लग गए। कंपनी के जो ऑफिशियल थे ये कंडक्ट करते थे वॉज अंडर द सुप्रीम कोर्ट्स परव्यू। अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलने लग गए थे। रिजल्टिंग इन टेंशन बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड द अपेक्स कोर्ट। अब इससे क्या हुआ, गवर्नर जनरल के पोजीशन में और अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट या उसके जज के बीच में तनाव रहने लग गया। एंड दिस एक्ट वॉज साइलेंट ऑन द स्टेटस एंड और कंसर्न ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो ये एक्ट साइलेंट था यानी कि चुप था, इस एक्ट ने इंडिया के स्टेटस और वहाँ के लोगों के कंसर्न के ऊपर बात नहीं करी। हु वर पेइंग रिवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनके बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। एंड द पार्लियामेंट वॉज इन इफेक्टिव
इन स्क्रूटिनाइजिंग द रिपोर्ट सेंट बाय द गवर्नर जनरल। तो ये हमने पढ़ लिया ईस्ट इंडिया कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 का, उसके ठीक 10-11 साल बाद आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ था, इसमें वो चीज़ें डाली गई थी जो 1773 के एक्ट में जो अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए ये एक्ट लेके आया गया था और थोड़े बहुत रिफॉर्म्स किए गए थे, कुछ ऑफिस बनाए गए थे, वो हम देखेंगे। तो फीचर्स क्या थे? इट वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट विच डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया। अब इनको अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। अभी तक ये दोनों एक थे, लेकिन अब कमर्शियल लेवल का जो काम है वो अलग देखा जाएगा और पॉलिटिकल फंक्शंस जो है वो अलग से काम किए जाएंगे। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था जो लिया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करते थे फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या हुआ, पहली बार ऐसा देखा जाने लगा कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है कंपनी के ये अलग अलग है। इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इसने क्या किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आया, उसकी फाउंडेशन रखी कहाँ पे, इंडिया में। कौन, पिट्स इंडिया एक्ट में। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इट डेजिग्नेटेड the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal and created the Executive Council of 4 members to assist him, वही सेम चीज़ है। and the first such Governor General was Lord Warren Hastings। ये ध्यान रखना है वॉरेन हास्टिंग को आपको, कि ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी वॉरेन हास्टिंग थे। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो 1774 में बनाया गया था, ये ध्यान रखना है, कंप्राइजिंग करके एक चीफ जस्टिस था और 3 बाकी के जजेस थे। ये प्रोहिबिट करता था सर्वेंट्स यानी कि अपने सर्वेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को कंपनी के फ्रॉम एंगेज होने के लिए किसी भी प्राइवेट ट्रेड से, या फिर कोई भी गिफ्ट नहीं लेना, आपको किसी से कोई ब्राइब्स नहीं लेनी वहाँ के लोकल पीपल यानी कि नेटिव्स से, ध्यान रखना है। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, इसने जो है ब्रिटिश के कंट्रोल को बहुत मजबूत किया। एंड गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्यूरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या हुआ, गवर्नमेंट जो थी ओवर द कंपनी के ऊपर, वो इन्होंने एक और बॉडी बनाई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। अब ये कंपनी को गवर्न करेगी कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो टू रिपोर्ट ऑन इट्स रिवेन्यू, इनके रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में अब कौन चेक करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर हो गया। तो एक नई सीट, क्या एक नई अपॉइंटमेंट हुई किसके नाम से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर देखते हैं, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हमने कर लिया है कि जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास के, वो किसके अधीन थे, वो अधीन थे किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ठीक है, इट वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट विच डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब है कि ये पिट्स इंडिया एक्ट है जो अलग करता है किसको, किसके बीच में डिफरेंस लेके आता है, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो थे, यानी कि कमर्शियल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे जो फंक्शंस हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको इसने डिफरेंस किया था, यानी कि अलग किया था। फिर आता है हमारा चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट में हमारे कौन कौन से आते हैं, 1784, 1793, फिर इसके बाद 20-20 साल के लिए बढ़ता है 1813, 33 और 53। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट जो 1813 का है, हमें मेन फोकस उस पर देना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इन दोनों को हम बाद में कवर कर लेंगे। 13 से स्टार्ट करते हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए हिस्ट्री के हिसाब से इसी में इंपॉर्टेंट है, बाकी हम पॉलिटी में करेंगे तो वो डीपली करेंगे हम सारा का सारा। चार्टर एक्ट जो है 1813 का, तो हमने सुना है कि 1813 में चार्टर एक्ट में जो मोनोपोली थी, यानी कि जो एक अधिकार था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि वही इंडिया में ट्रेड कर सकती है, वो खत्म हो गई थी, उसको इन्होंने एंड कर दिया था। किसने एंड कर दिया था, ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड के राइट्स थे, जो मोनोपोली थी, मोनोपोली कहने का मतलब है कि इनके अलावा यहाँ पे कोई और कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती थी, ये जो इनकी मोनोपोली थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। एंड द कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड विद टी विद इंडिया वॉज केप्ट इंटैक्ट। अभी सिर्फ इनके पास 2 ही राइट बन गए कि वो ट्रेड कर सकते हैं चाइना के साथ और इंडिया के साथ चाय की खेती यानी कि चाय का ट्रेड यानी कि टी का ट्रेड कर सकते हैं बस। द कंपनीज रूल वॉज एक्सटेंडेड टू अनदर 20 ईयर्स। अब कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है आने वाले 20 साल के लिए फिर से बढ़ा दिए गए।
द एक्ट ग्रांटेड परमिशन टू द पर्सन, ये एक्ट ग्रांट करता है परमिशन, एक परमिशन देता है पर्सन को, हु विस्ड टू गो टू इंडिया फॉर प्रमोटिंग मोरल एंड रिलीजियस इम्प्रूवमेंट। अब इन्होंने क्या चालाकी करी ब्रिटिशर्स ने, इसने जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, यानी कि क्रिश्चियन ट्रैवलर्स जो हुआ करते थे, एक तरीके से रिलीजियस पीपल जो हुआ करते थे क्रिश्चियनिटी में, उनको अलाउ कर दिया कि वो इंडिया आए और इंडिया को एथिक्स और मॉरलिटी सिखाएं, रिलीजियस इंप्रूवमेंट कैसे होता है वो बताएं। तो क्लियर था कि ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस लोग जो हैं ये क्रिश्चियन में अपने आप को चेंज कर ले, कन्वर्ट कर ले, ठीक है। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि दिस एक्ट रेगुलेटेड द कंपनीज टेरिटोरियल रिवेन्यू, कि इस एक्ट ने क्या किया, कंट्रोल किया कंपनी के टेरिटोरियल रिवेन्यू को। टेरिटोरियल रिवेन्यू क्या है, इनकी टेरिटरी का मतलब क्या होता है, हमारी बाउंड्रीज जो हमें पता है, ठीक है, जहाँ तक इनका राजस्व था, यानी कि जहाँ तक इनकी चलती थी, जहाँ तक इन्होंने अपनी आर्मी खड़ी कर रखी थी, उस टेरिटरी का जो रिवेन्यू है ये कंपनी डायरेक्ट रेगुलेट करने लग गई एंड कमर्शियल प्रॉफिट्स इनको होने लग गए। इट वॉज आस्क्ड टू कीप इट्स टेरिटोरियल एंड कमर्शियल अकाउंट सेपरेट। तो इनसे इसमें कहा गया 1813 के चार्टर में कि आप अपना टेरिटोरियल और कमर्शियल अकाउंट जो है इसको सेपरेट रखो, इनके खर्चे जो है इसका अकाउंट जो है एक सेपरेट बनाओ। द कंपनीज डिविडेंड वॉज फिक्स्ड एट 10.5% पर एनम। तो कंपनी का जो डिविडेंड था, इनकी जो प्रॉफिट था वो फिक्स था 10.5% पर एनम। देयर वॉज ऑल्सो अ प्रोविजन, एक और प्रोविजन था, दैट कंपनी शुड इन्वेस्ट ₹1 लाख एवरी ईयर इन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। अगेन इसको नोट कर लेना, लास्ट वीडियो में जब मैंने करवाया था, मैंने कंप्लीट करवाया था जब मैं गवर्नर जनरल्स और वॉइस राइज करा रही थी, कि एजुकेशन पे 1 लाख रुपए हर साल किस एक्ट के अंदर दिए जाने लग गए थे, तो वो 1813 का चार्टर एक्ट था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन के लिए एक स्टेप लिया गया था। इट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस, इसने इंडिया में क्या किया, एम्पावर किया लोकल गवर्नमेंट को इंडिया में कि वो इम्पोज कर सके टैक्स। अब इंडिया की जो खुद की अपनी लोकल गवर्नमेंट थी वो टैक्स को इम्पोज करने लगी, किस पे, लोगों के ऊपर, एंड टू पनिश दोज हु डिड नॉट पे दैम। अब इनके पास राइट्स मिल गए, अब इनके पास जो है राइट्स हो गए हैं कि अब जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी इंडिया की, इनको भी इन्होंने थोड़ी पावर दे दी ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, कि जो लोकल लोग थे इनको पावर दे दी इंडिया में कि ये इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस, किस पे, लोगों के ऊपर, और जो इंसान टैक्स नहीं देगा उसको ये पनिश कर सकते हैं। ऐसी पावर इन लोगों ने अपने आप को और लोकल गवर्नमेंट को वहाँ के दे दी थी। चार्टर एक्ट 1833 की अगर हम बात करें तो इसकी अब हम देखेंगे, ये भी 20 साल बाद आया। तो चार्टर एक्ट जो था 1833 का, ये लीगलाइज करता था द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश की जो कॉलोनाइजेशन थी उसको इंडिया में लीगलाइज किया। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो थोड़ी बहुत भी एक्टिविटीज बची थी, चाय और टी, चाइना के साथ ट्रेड की, वो भी खत्म हो गई, और उसने एंड कर दिया उस ईस्ट इंडिया कंपनी का एज अ कमर्शियल बॉडी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एज अ कमर्शियल बॉडी नहीं रही है। कमर्शियल बॉडी कहने का मतलब है कि किसी के साथ अब ये ट्रेड नहीं कर सकती, इनके पास कोई मोनोपोली नहीं बची है ट्रेड करने की। इट बिकम अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ये सीधे सीधे जो है यहाँ की, आप बोल सकते हो कि यहाँ के गवर्नमेंट में ये शामिल हो गई है, अब ये इंडिया की गवर्नमेंट बन गई है। तो अब इनके पास ट्रेड के राइट्स नहीं बचे हैं, अब ये यहाँ पर इंडिया को अंदर इंडिया के साथ रह के इंडिया में इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हर हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। ये बोल रहा है कि इसने प्रोवाइड कराया है कि कंपनी की जो टेरिटरी है, जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई है, इन्होंने लड़ाई करी है, इन्होंने विजय प्राप्त करी है, तो जितने क्षेत्र में इंडिया में जो इनकी टेरिटरी है वो जो इनकी गवर्नमेंट हेल्ड करती है, तो किसके ट्रस्ट में, अपनी मैजेस्टी के ट्रस्ट में, सक्सेसर्स के हिसाब से, ठीक है। इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब किस एक्ट के तहत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, तो वो एक्ट था 1833 का। क्लियर हो गया, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बोला जाने लगा, 1773 के एक्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 1773 के एक्ट के सीधे बाद जो 1833 का एक्ट आता है, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसके पास जो है सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स हो गई हैं। दिस मेड लॉर्ड विलियम बेंटिक द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
गवर्नर जनरल ऑफ बेंटिक भी बोल सकते हो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका सेंट्रलाइजेशन हुआ, यानी पूरी इंडिया में इनका वर्चस्व बन गया। द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर, अब जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है वो इन्होंने खो दी। एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड लेजिस्लेटिव पावर ओवर एंटायर ब्रिटिश इंडिया, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना है उसके पास सारी लेजिस्लेटिव पावर है पूरे ब्रिटिश इंडिया को रन करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन, ये जो लॉज हैं जो बनाए गए हैं अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन, वाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट। ये बोल रहा है कि जो लॉ इन्होंने बनाए थे अपने पुराने एक्ट के अंदर, जो पुराने एक्ट के अंदर जो लॉ बनाए थे उसको ये क्या बोलते थे, रेगुलेशंस, यानी रेगुलेटिंग एक्ट। वाइल जबकि जो लॉ इन्होंने बनाए अंडर दिस एक्ट, देखिए पुराने एक्ट पे जो इन्होंने लॉ बनाए उसको रेगुलेशंस बोलते थे, लेकिन अभी जो इस एक्ट के अंदर इन्होंने लॉ बनाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्ट्स बोलते हैं। तो जो लॉ इन्होंने इस एक्ट के अंदर बनाए उसे एक्ट्स बोलेंगे, और जो लॉ पुराने एक्ट्स पे इन्होंने बनाए उसको हम रेगुलेशन बोलेंगे। इसलिए अब तक जो है हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने सीधा चार्टर एक्ट पढ़ना शुरू कर दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, अब देखिए 1813 में एजुकेशन के लिए पैसे दिए गए थे पहली बार, फिर 1833 में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ किसका, ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्वेंट, यानी सिविल सर्विसेज की बात हो रही है। एंड स्टेटेड दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिबैर्ड, मैंने इंडियंस जो हैं वो डिबैर्ड नहीं रहेंगे फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द हेलीबरी कॉलेज ऑफ लंडन शुड मेक कोटा टू एडमिट करने के लिए इन द फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स। ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाई करके ध्यान रखना है। हाउ एवर दिस सिस्टम ऑफ एन ओपन कॉम्पिटिशन वॉज नॉट इफेक्टिवली ऑपरेटेड इन नियर फ्यूचर, तो ये उस टाइम पे अच्छे से काम नहीं कर पाया था। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अमेंड, तो जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी उनके पास अथॉरिटी थी, जो गवर्नर जनरल बने उनकी जो काउंसिल थी जो मैंने बताया था आपको, उनके पास अथॉरिटी थी अमेंडमेंट करने की, वो कुछ चेंजेस ला सकते थे, कुछ सुधार कर सकते थे, रिपील कर सकते थे, ऑल्टर कर सकते थे। देखिए कहने का मतलब है आप सुधार कर सकते हो, आप ख़त्म कर सकते हो, आप उसमें चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। एंड द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज के अंदर की बात हो रही है। द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वॉज टू हैव 4 मेंबर, अगेन इसको दोबारा 4 कर दिया, एंड 4th मेंबर हैड लिमिटेड पावर्स ओनली, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहली बार हुआ कि गवर्नर जनरल्स के गवर्नमेंट को हम क्या बोलने लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साफ साफ बोला जाने लगा। एंड द काउंसिल वॉज कॉल्ड इंडियन काउंसिल, और काउंसिल को इंडियन काउंसिल कहने लगे। इंडियन लॉ के जो कमीशन बनाए, मतलब इंडियन लॉ कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड, इंडिया का जो लॉ कमीशन है वो स्टैब्लिश हुआ और कॉडिफाई हुआ ऑल इंडियन लॉज उसके अंदर। एंड द फर्स्ट लॉ कमीशन हैड लॉर्ड मैक्यूली एज इट्स चेयरमैन, इंपॉर्टेंट है लिख लो कि पहले लॉ कमीशन के जो हेड हैं वो कौन थे, उसके चेयरमैन लॉर्ड मैकॉली। दिस एक्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द, ये जो एक्ट है ये डायरेक्ट करता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कि अडॉप्ट करे मेजर्स को टू मिटिगेट करने के लिए द स्टेट ऑफ स्लेवरी परसिस्टेंट ऑफ इंडिया सिंस सल्तनत एरा। ये बोल रहा है कि गवर्नर जनरल को इस एक्ट ने डायरेक्ट किया, किसमें, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, अडॉप्ट करने के लिए एक मेज़र, यानी कि एक कुछ इनको चीज़ें बोली कि आप अडॉप्ट करो, मिटिगेशन द स्टेट ऑफ स्लेवरी, कि जो स्लेवरी की हालत है वो ख़त्म हो, परसिस्टेंस इन इंडियाज सिंस सल्तनत एरा। इट लेट डाउन रेगुलेशन ऑफ स्टैब्लिशमेंट, तो इन्होंने रेगुलेशन ऑफ स्टैब्लिशमेंट की बात कही, ऑफ क्रिश्चियन स्टैब्लिशमेंट की इन इंडिया, एंड द नंबर ऑफ बिशप्स वर मेड वॉज मेड 3। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो कवर करवाया आपको। अब हम लास्ट पढ़ेंगे जो है हमारा चार्टर एक्ट 1853 का, तो ये भी 20 साल बाद आया, बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। द चार्टर एक्ट 1853 एम्पावर्ड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू रिटेन द टेरिटरीज, तो जो हमारा जो चार्टर एक्ट आया था 1853 का, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पावर देता है रिटेन करने के लिए अपनी टेरिटरीज को, कि अपनी टेरिटरी आप वापस ले लो, एंड द रेवेन्यू इन इंडिया इन ट्रस्ट फॉर द क्राउन नॉट फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये इन्होंने बोला कि आप अपनी टेरिटरी को रिटेन करो, और जो रिवेन्यू होगा इंडिया में इन ट्रस्ट फॉर द क्राउन, कि क्राउन के ट्रस्ट में, तो वो सबके लिए नहीं होगा, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए।
अनलाइक द प्रीवियस चार्टर एक्ट जो रहे हैं 1793 का, 1813 का, 1833 का, विच रीन्यूड द चार्टर एक्ट फॉर 20 ईयर्स, दिस एक्ट पास्ड व्हेन लॉर्ड डलहौजी वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ था। अ मिनी पार्लियामेंट अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये एक मिनी पार्लियामेंट था जिसने अडॉप्ट किया सेम प्रोसीजर ऑफ एज ब्रिटिश पार्लियामेंट। द लॉ मेंबर जो कि 4 मेंबर्स थे बिकम अ फुल मेंबर विद द राइट टू वोट। अब जो लॉ मेंबर्स थे वो 4 थे, जब मैंने बताया था चीफ जस्टिस थे और 3 अदर मेंबर्स थे, तो ये बन गए फुल मेंबर ऑफ द राइट टू वोट। एंड द 12 मेंबर्स वर, अब 12 कौन से थे, एक गवर्नर जनरल हो गए, एक कमांडर इन चीफ हो गए, 4 मेंबर हो गए गवर्नर जनरल की काउंसिल के, एक चीफ जस्टिस हो गए कलकत्ता के, एक रेगुलर जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ये भी कलकत्ता में, और 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर रहे हैं ड्रॉन फ्रॉम कंपनीज सर्वेंट विद एटलीस्ट 10 ईयर्स टेन्योर। अपॉइंटमेंट बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इन बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसियल। ये लास्ट स्लाइड है। ये इंट्रोड्यूस करता है एक ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट होता है सिविल सर्वेंट्स का। किसकी बात हुई थी कि पहली बार बात की थी 1813 के चार्टर में, लेकिन 1853 में भी बात की गई है इनके रिक्रूटमेंट को लेकर, ओपन कंपटीशन की बात की है। दी कॉन्बिनेटेड सिविल सर्विस वॉज दस थ्रोन ओपन द इंडियंस ऑल्सो। अकॉर्डिंगली द मैकॉली कमेटी यानी कि कमेटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विस वॉज अपॉइंटेड इन 1854। तो 1854 में जो है लॉर्ड मैकॉले की कमेटी आई थी, उसमें इन्होंने बताया है कि कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज अपॉइंटेड इन 1854 में अपॉइंट की गई थी। द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 to 18। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि किस एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो नंबर है ये रिड्यूस कर दिए गए थे, 24 से हटाकर 18 कर दिए गए थे। तो ये 1853 के एक्ट में हुआ था। आउट ऑफ विच, अब इसमें से भी क्या हुआ, 6 पीपल जो हैं ये नॉमिनेटेड है बाय द ब्रिटिश क्राउन। क्लियर हो गया। दिस एक्ट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस एक्ट ने एक फाउंडेशन रख दी मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो कि बहुत ज़रूरी थी, इंपॉर्टेंट भी था। तो इस एक्ट के अंदर जो है फाउंडेशन हुआ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ये ध्यान रखना है आपको कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब आई थी, तो 1853 के एक्ट के अंदर आई थी। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल एक्टेड एज अ पार्लियामेंट ऑन द मॉडल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये बोल रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव विंग इनको मिली थी गवर्नर जनरल्स काउंसिल की, इन्होंने एक्ट किया एज अ पार्लियामेंट का मॉडल बना के, एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जितना भी मैंने जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बाकी हमारा पॉलिटी का पार्ट है, पॉलिटी में पढ़ने के लिए ज़्यादा है इन एक्ट्स के बारे में, तो उसको हम उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक कर देना। थैंक यू।